अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, मेरा नाम वर्दा गनी है और आप देख रहे हैं जगायो बेसिक टेक्नोलॉजी चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। वेलकम तमाम स्टूडेंट्स को जगायो बेसिक टेक्नोलॉजी चैनल की तरफ से। आज हमारा वेब डेवलपमेंट का लेक्चर नंबर 19 और सीएसएस की लैंग्वेज का लेक्चर नंबर 6 है। तो आज के लेक्चर में जो हमारा टारगेट है वो ये है कि हमने आज टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है कि हम टेक्स्ट के ऊपर स्टाइल, डेकोरेशन, उसका फ़ॉन्ट वेट, उसका फ़ॉन्ट स्टाइल, उसका फ़ॉन्ट साइज़ और उसकी डायरेक्शन कैसे सेट कर सकते हैं। तो देखते हैं कि टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं और कैसे यूज़ की जाती हैं। सबसे पहले तो VS कोड को ओपन करते हैं। ये हमारे पास index.html की एक ब्लैंक फाइल है जिसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ, और ये हमारे पास style.css की एक खाली फाइल है जिसे हमने लिंक के साथ इसे लिंक किया है अपनी index.html के अंदर। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने टारगेट को। सबसे पहली जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास वो है टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन के अंदर हम जो 3 डायरेक्शन पॉपुलर असाइन कर सकते हैं वो है एक राइट, लेफ़्ट और सेंटर। यानी हम अपने टेक्स्ट को राइट साइड पे कर सकते हैं टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी की मदद से, और लेफ़्ट साइड पे और सेंटर में कर सकते हैं। तो हम इन तीनों डायरेक्शंस की सबसे पहले प्रैक्टिस करते हैं। हम एक रैंडम टेक्स्ट लेते हैं अपने index.html में। यहाँ पर सबसे पहले तो मैं एक हेडिंग 1 लेती हूँ। तो हेडिंग 1 के अंदर मैं लिख देती हूँ हेडिंग 1 ही लिख देती हूँ। उसके नीचे यहाँ पर आकर मैं एक पैराग्राफ टैग लगाकर इसके अंदर कुछ पैरा ले लेती हूँ, जैसे कि लॉरेन हमने लिखा था। इसके साथ शिफ्ट 8 दबाकर आगे 10 लिख लेते हैं। तो हमारे पास थोड़ा सा ज़्यादा कंटेंट आ जाएगा। जैसे इंटर दबाऊंगी तो ये देखिए हमारे पास काफ़ी सारा कंटेंट आ चुका है जो कि रैंडम है, जिसका कोई मकसद नहीं है, लेकिन हमें चाहिए था, इस वजह से हमने ले लिया। तो अब ये जो हम टेक्स्ट लिया है हम इसको Ctrl+S दबाकर सेव करते हैं और अपने उसी पेज पर आकर रिफ़्रेश कर लेते हैं। ये है हमारा पेज। तो ये देखें हेडिंग 1 ली थी, उसके बाद हमने नीचे यहाँ पर ये लिया था कुछ कंटेंट, तो ये हमारा कंटेंट आ चुका है। अब हमने इस कंटेंट को, ये देखिए डिफ़ॉल्ट में ये राइट साइड से ही स्टार्ट हो रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा ये जो हेडिंग है ये सेंटर में चली जाए और ये जो हमारा टेक्स्ट है ये राइट साइड से स्टार्ट हो। जब भी हम अपनी इंग्लिश को कहीं भी लिखते हैं या वो नोटबुक पर लिख रहे हैं या कहीं भी, तो यूजली जो इसकी डिफ़ॉल्ट इंग्लिश की सेटिंग होती है वो लेफ़्ट साइड से ही स्टार्ट हो रही होती है। पर अगर मैं चाहती हूँ ये टेक्स्ट राइट की तरफ से शुरू हो तो मुझे style.css में जाकर कुछ चेंजिंग करनी होगी। style.css में आकर यहाँ पर हम चाहते हैं कि जो हमारी हेडिंग 1 है वो सेंटर में आ जाए। तो यहाँ पर हेडिंग 1 लिखकर मैं इससे करती हूँ टेक्स्ट अलाइन। हमारे पास पहली प्रॉपर्टी है टेक्स्ट अलाइन। ये देखिए टेक्स्ट अलाइन, जैसे मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो आगे इसके ऑप्शन आ चुके हैं। आप सेंटर में करना चाहते हैं, एंड में करना चाहते हैं, जस्टिफाई। ये जो एंड लिखा है इसका मतलब है कि आप इसे कंटेंट को राइट साइड से स्टार्ट करना चाहते हैं, और ये जो यहाँ पर स्टार्ट लिखा है इसका मतलब है कि लेफ़्ट साइड से, और यहाँ पर राइट और लेफ़्ट के ऑप्शन भी हैं हमारे पास। तो मैं चाहती हूँ मेरी जो हेडिंग है ये सेंटर में चली जाए। Ctrl+S दबाकर सेव करूँगी और अपने पेज पर आकर मैं रिफ़्रेश करूँगी। तो ये देखें ये जो मेरी हेडिंग है ये सेंटर में आ चुकी है। इसी तरह मैं पूरे के पूरे कंटेंट को राइट साइड पर भी ला सकती हूँ, सेंटर में ला सकती हूँ। जैसा कि मैं यहाँ पर लिखती हूँ, इसके अंदर नहीं लिखना क्योंकि ये हमारी हेडिंग 1 है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं P को सिलेक्ट करती हूँ, P टैग को सिलेक्टर की मदद से सिलेक्ट करती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर लिखती हूँ कि मेरे P का जो टेक्स्ट है अलाइन कर दो राइट साइड पे। Ctrl+S दबाकर मैं सेव किया और अपने पेज पर आकर रिफ़्रेश करती हूँ तो मेरा जो जितना भी टेक्स्ट था वो राइट साइड से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पर देखिए कैसे आगे पीछे हो चुका है। तो हम इसे, ये जो हमारी हेडिंग है इसे हम दोबारा सेंटर से लेफ़्ट की तरफ भी ला सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर लिखती हूँ
लेफ्ट। कंट्रोल प्लस एस दबाकर सेव करती हूँ और दोबारा मेरी हेडिंग जो है ये लेफ़्ट साइड पे आ जाएगी। तो ये देखें, इस तरह कंटेंट को हम अपनी 3 पॉपुलर डायरेक्शन की मदद से सिलेक्ट कर सकते हैं। राइट साइड पे अगर लाना चाहते हैं तो राइट साइड पे ला सकते हैं, अगर आप इसे लेफ़्ट साइड पे लाना चाहते हैं तो लेफ़्ट साइड पे ला सकते हैं, सेंटर में भी ला सकते हैं। तो हेडिंग को हम दोबारा सेंटर में ले जाते हैं, यहाँ पर सेंटर में कंट्रोल प्लस एस दबाकर सेव करते हैं तो हमारी हेडिंग सेंटर में चली गई और टेक्स्ट हमारा दोबारा डिफ़ॉल्ट में लेफ़्ट साइड पे आ चुका है। तो आपको टेक्स्ट प्रॉपर्टी सबसे पहली जो है अलाइन, टेक्स्ट अलाइन, ये आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। लेकिन ये जितना भी अलाइनमेंट होता है ये हमारे पूरे डॉक्यूमेंट पर नहीं होता, ये सिर्फ़ और सिर्फ ये जो इसके ऊपर पेरेंट टैग होता है उस पर उतने ही एरिया पर हमारा ये जो अलाइनमेंट होती है। जैसा कि ये देखिए इंडेक्स में आती है, मेरे पास ये जो पैराग्राफ है, ये जो हेडिंग है, इसका जो पेरेंट टैग है वो बॉडी है। मैंने कहा कि ये जो मेरी हेडिंग 1 है ये बॉडी जो भी हमें नज़र आ रहा है सामने जो मेरी बॉडी है उसके सेंटर में चली जाए। तो ये जो है ये पेरेंट टैग कहलाता है और आगे ये जो टैग्स हैं ये इसके चाइल्ड टैग कहलाते हैं। अब जिस तरह हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर चला रहे हैं कि पहले हम विंडो था, फिर मैक आया, फिर उसके बाद विंडो के वर्जन जैसा कि विंडोज 7, विंडो 10, विंडो 11 आया, इसी तरह CSS3 एक ने अब न्यू आया है, एडवांस है CSS3। तो जैसा यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि एंड और स्टार्ट का कंसेप्ट है, यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर लेफ़्ट की जगह एक मैं स्टार्ट से यहाँ पर करती हूँ, ये देखिए मेरे पास ये एंड और ये जो स्टार्ट का है ये मेरे पास ये जो न्यू CSS3 एडवांस में आई है इसके अंदर ऑप्शन मॉडिफिकेशन आई है एंड और स्टार्ट की। तो इसका मतलब है कि जैसे कि अगर हम कोई और लैंग्वेज लिख रहे हैं जैसा कि उर्दू लिख रहे हैं तो उसके लिए एंड और स्टार्ट आया है। तो उर्दू लैंग्वेज में स्टार्ट का मतलब है राइट साइड और एंड का मतलब है लेफ़्ट साइड। इंग्लिश में स्टार्ट का मतलब है लेफ़्ट साइड और एंड का मतलब है राइट साइड। तो इस तरह इसके लिए ये मॉडिफिकेशन आई है। तो अब हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल को स्टार्ट करते हैं, ये है हमारा टेक्स्ट डेकोरेशन। तो टेक्स्ट डेकोरेशन जो होती है का मतलब है कि टेक्स्ट के ऊपर किस तरह से डेकोरेशन हो। जैसे मुझे किसी टेक्स्ट के ऊपर अंडरलाइन सेलेक्ट करना है या ओवरलाइन करना है या फिर लाइन थ्रू, यानी मैं चाहती हूँ कि मेरे पास ये जो हेडिंग 1 है ये इसके नीचे लाइन लगी हो या ऊपर या इसके दरमियान में से कट किया हो तो वो टेक्स्ट डेकोरेशन में ही आ जाता है। तो टेक्स्ट डेकोरेशन को मैं दोबारा आप ये भी हम प्रैक्टिस ही कर लेते हैं अपने यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आकर हम ये जो टेक्स्ट अलाइन ये मैं ख़त्म कर देती हूँ अपनी P वाली स्टाइलिंग को, हेडिंग 1 की स्टाइल हम रहने देते हैं। अब इसके अंदर आते हैं, यहाँ पर टेक्स्ट डेकोरेशन लिखते हैं हम, टेक्स्ट डेकोरेशन, ये है टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन लिखा, अब यहाँ पर काफ़ी ऑप्शंस आ चुके हैं। मैं चाहती हूँ जो मेरा टेक्स्ट डेकोरेशन है ये हो अंडरलाइन, यानी मेरी हेडिंग हो जाए अंडरलाइन। कंट्रोल प्लस एस दबाकर मैं सेव करती हूँ तो मैं अपने पेज पर रिफ्रेश करूँगी तो ये देखिए मेरी ये जो लाइन है इसकी जो नीचे लाइन आ चुकी है, जो हेडिंग है इसके नीचे लाइन आ चुकी है, यानी ये अंडरलाइन हो चुका है। इसी तरह मैं इसी हेडिंग को अपनी ओवरलाइन भी कर सकती हूँ, जैसा कि मैं यहाँ पर आकर लिखती हूँ ओवरलाइन, कंट्रोल प्लस एस दबाकर सेव करूँगी और मेरी यही हेडिंग ओवरलाइन यानी इसके ऊपर लाइन आ जाएगी। ये देखिए इसके ऊपर लाइन आ चुकी है और इसे ही मैं लाइन थ्रू कर सकती हूँ। मैं यहाँ पर लिखती हूँ लाइन थ्रू, कंट्रोल प्लस एस दबाकर मैंने सेव किया और यहाँ पर आकर रिफ्रेश करूँगी पेज पर तो ये देखिए ये कट हो गई, यानी मेरी ये जो हेडिंग है ये ख़त्म हो गई। इस तरह हम अपने टेक्स्ट पर डेकोरेशन कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट पर। तो जैसा कि मैं इसे दोबारा अंडरलाइन करती हूँ, अंडरलाइन ये मैंने अंडरलाइन किया, कंट्रोल प्लस एस दबाकर मैंने सेव किया और यहाँ पर आकर रिफ्रेश करती हूँ तो ये देखिए मेरे नीचे लाइन आ चुकी है हेडिंग के नीचे। मैं चाहती हूँ कि जो हेडिंग के नीचे लाइन आई है इसका कलर चेंज हो जाए, जैसा कि रेड हो जाए, येलो हो जाए, ग्रीन हो जाए, ब्लू हो जाए। तो इसके लिए ये भी एक
है, यहाँ पर आकर मैं लिखती हूँ उसका कलर, मैं चाहती हूँ कि रेड हो, तो मैं इसका रेड कलर दे देती हूँ। ये देखिए रेड कलर दिया, और साथ में आगे मैं यहाँ पर अंडरलाइन लिख देती हूँ, अंडरलाइन। कंट्रोल प्लस एस दबाकर सेव करती हूँ। आप इसमें इसका कलर भी लिख सकते हैं। तो ये देखिए मेरी ये जो हेडिंग के नीचे लाइन आई है ये रेड कलर की हो गई। तो इस तरह आप, जैसा कि अब मैंने इसके नीचे, मैं इसके ऊपर लाइन लाना चाहती हूँ या नीचे लाइन लगाना चाहती हूँ या इसके दरमियान में, तो मैं इसका भी स्टाइल चेंज कर सकती हूँ, लाइन का भी। जैसा कि मैं चाहती हूँ कि जो मेरी लाइन है ये वेव्स की सूरत में आए, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगी वेवी, कि मेरी जो लाइन है ये वेवी, यहाँ पर ये देखिए वेवी आ गया, वेवी। और आगे मैं लिख देती हूँ अंडरलाइन। कंट्रोल प्लस एस दबाकर मैंने सेव किया, और पेज पर अगर रिफ्रेश करूँगी तो ये देखिए मेरी ये जो हेडिंग के नीचे लाइन आई थी, जो अंडरलाइन हुआ था, वो वेव्स की सूरत में आ चुका है। इस तरह और भी काफ़ी सारी हैं जो कि आप डेकोरेशन कर सकते हैं, मतलब लाइंस को स्टाइल दे सकते हैं, इसकी और भी डेकोरेशन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास एक रिसोर्स है बहुत ही अच्छा फ्री सा, जो कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। हमारे पास एक MDN रिसोर्स है जिस पर जाकर आप लिखेंगे गूगल पर MDN, और जिस टॉपिक के बारे में सर्च करना चाहते हैं उसका नाम लिखिए। जैसा कि आप लिखें MDN टेक्स्ट डेकोरेशन, तो आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी। जैसा कि ये देखिए मैंने यहाँ पर खोला MDN टेक्स्ट डेकोरेशन, तो मेरे पास ये देखिए टेक्स्ट डेकोरेशन है, यहाँ पर अंडरलाइन है, अंडरलाइन डॉटेड है। तो हम अंडरलाइन डॉटेड यहाँ से इससे कॉपी करते हैं, कंट्रोल प्लस सी दबाकर कॉपी किया, यानी हम यहाँ पर इसे पेस्ट कर देते हैं इतनी जगह पर। कंट्रोल प्लस एस दबाकर सेव करते हैं। तो ये देखिए जैसे पेज पर रिफ्रेश करेंगे तो ये कुछ और ही ओपन हो गया। जैसे ही हम पेज पर रिफ्रेश करेंगे, हमारा ये पेज है, तो ये देखिए हमारी ये जो हेडिंग के नीचे अंडरलाइन लाइन आई थी वो डॉटेड की सूरत में आ चुकी है। इस तरह हम इसे डैश भी कर सकते हैं। जैसा कि ये देखिए डॉटेड रेड, तो रेड डॉट भी बना सकते हैं। वेवी अंडरलाइन जो हमने पहले करके देखी है, ओवर लाइन, और ये कलर दिया हुआ है, ये भी हो सकता है। ओके, हम इसे कॉपी करके देखते हैं कि ये क्या बता रहा है। कंट्रोल प्लस सी दबाकर कॉपी किया। इस तरह आप उस रिसोर्स पर जाकर MDN, उसके आगे टॉपिक का नाम लिखकर सर्च करेंगे तो आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आएगी। आप डॉक्यूमेंटेशन के ज़रिए भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो यहाँ पर आकर मैं अपने इस जो मैंने किया है इससे यहाँ पर पेस्ट करती हूँ। कंट्रोल प्लस एस दबाकर पेस्ट किया। अब मैं इसे कंट्रोल प्लस एस दबाकर सेव किया। ये अपने पेज पर आकर मैं रिफ्रेश करती हूँ तो ये देखिए मैंने यहाँ कहा था अपने कोड में कि अंडरलाइन हो, ओवरलाइन भी हो, और कलर उसका रेड हो। तो ये देखें ये मेरी ये जो हेडिंग है ये अंडरलाइन भी हो चुकी है, ओवरलाइन भी हो चुकी है, उसका कलर रेड है। इस तरह हम अपने टेक्स्ट पर किसी भी तरीके से डेकोरेशन कर सकते हैं। तो हमने आज दो प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा। एक टेक्स्ट अलाइन, कि उस टेक्स्ट को अलाइन, उसकी डायरेक्शन कैसे चेंज कर सकते हैं, और टेक्स्ट डेकोरेशन के टेक्स्ट के ऊपर डेकोरेशन कैसे कर सकते हैं। अब हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फ़ॉन्ट वेट। तो फ़ॉन्ट वेट का मतलब क्या होता है? फ़ॉन्ट वेट मुझे बताता है कि मैं जितना भी टेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है वो कितना लाइट कितना डार्क लिखा हुआ है। तो सिंपली मैं किसी भी टेक्स्ट के लिए लिख सकती हूँ मल्टीपल, जैसा कि लाइटर, बोल्डर, बोल्ड, नॉर्मल। तो जो फ़ॉन्ट वेट होता है वो 4 टाइप का होता है, जैसा कि बोल्ड, बोल्डर, मतलब पहले बोल्ड होता है, फिर बहुत ज़्यादा बोल्ड हो जाता है, फिर उसके बाद स्मॉल होता है, लाइट यानी नॉर्मल, और बहुत ज़्यादा लाइटर हो जाता है। तो एक बार इसे सेट करके देखते हैं। यहाँ पर आती हूँ अपने इस पर, तो मैं चाहती हूँ यहाँ पर, तो मैं चाहती हूँ कि जो मेरा पैराग्राफ लिखा हुआ है उसका फ़ॉन्ट वेट, यहाँ पर मैं लिखती हूँ फ़ॉन्ट वेट, ये है फ़ॉन्ट वेट। मैं चाहती हूँ मेरा फ़ॉन्ट वेट है वो हो जाए बोल्डर, यहाँ पर मैं उसे कह देती हूँ बोल्डर, कि मेरा फ़ॉन्ट वेट हो जाए बोल्डर। कंट्रोल प्लस एस दबाकर सेव करूँगी, अपने पेज पर आकर रिफ्रेश करूँगी तो ये देखिए मेरा जो पहले टेक्स्ट लिखा हुआ था वो और टाइप का था, अब इसमें थोड़ा सा चेंजिंग हो गई, यानी ये सारे का सारा बोल्ड हो चुका है। इसी तरह मैं दोबारा इसे बोल्डर से लाइट कर सकती हूँ, लाइटर, लाइटर। कंट्रोल प्लस एस दबाकर सेव करूँगी और मेरे पेज पर पहले जो टेक्स्ट नज़र आ रहा है बोल्ड, और जैसे मैं रिफ्रेश करूँगी तो ये देखिए ये सारे का सारा लाइट हो चुका है, यानी नॉर्मल हो चुका है।
इस तरह अपने फ़ॉन्ट के वेट को भी सेट कर सकते हैं। लेकिन एक और बात, जैसा कि हमारे पास फ़ॉन्ट जो वेट है बाय डिफ़ॉल्ट बोल्ड ही होता है। कभी कभी इस तरह होता है कि ये जो बोल्ड होता है हमारे पास फ़ॉन्ट, या लाइट होता है या नॉर्मल होता है, इसकी भी रेंज होती हैं। तो जो टेक्स्ट शेड होता है इसके लिए वैल्यू होती है, और जो मतलब बहुत ही ज़्यादा लाइट होता है ना फ़ॉन्ट, उसकी जो रेंज होती है वो 100 होती है, और जो बहुत ज़्यादा बोल्ड होता है उसकी जो रेंज होती है वो होती है 900। तो हम यहाँ पर 100 से लेकर 900 तक के वर्ड्स को लेकर भी अपनी इसको टेक्स्ट की रेंज को सिलेक्ट कर सकते। जैसा कि मैं यहाँ पर लिखती हूँ कि मेरा टेक्स्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बोल्ड ना हो, बल्कि 600 हो जाए। यानी बहुत ज़्यादा बोल्ड तो 900 है ना, मैं आपको दोबारा चेक कर देती हूँ। 900 लिखती हूँ, Ctrl+S दबाकर सेव करती हूँ, और अब अपने पेज पर रिफ्रेश, ये देखिए नॉर्मल लिखा हुआ है ना, जैसे मैं पेज पर रिफ्रेश करूँगी तो ये बोल्ड हो गया, यानी 900 रेंज बोल्ड की वैल्यू है। तो मैं, और जो मेरी 100 होगी वो बहुत ज़्यादा लाइट की शेड की होगी। तो जैसे मैं 100 लिखूँगी यहाँ पर आपको एक बार प्रूव करवाने के लिए, तो अपने पेज पर रिफ्रेश करूँगी तो ये देखिए बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो चुका है। तो इसी तरह आप अगर ना बोल्ड करना चाहते हैं ना ही बहुत ज़्यादा नॉर्मल, बल्कि मिड में करना चाहते हैं, तो आपके लिए इसके लिए 500 या 600 कुछ भी कर सकते हैं। मैं 600 कर लूँगी, Ctrl+S दबाकर सेव करूँगी तो ये देखिए थोड़ी सी चेंजिंग आएगी, ना नॉर्मल होगा ना ही बोल्ड, तो ये देखिए चेंजिंग आई। इस तरह हम अपने टेक्स्ट पर अलाइनमेंट कर सकते हैं, डेकोरेशन कर सकते हैं, और इसका फ़ॉन्ट वेट चेंज कर सकते हैं। तो अब हमारे पास जो है नेक्स्ट प्रॉपर्टी वो है फ़ॉन्ट फैमिली। मैंने आपको यहाँ पर टेक्स्ट डेकोरेशन के बारे में बताया था, तो आप गूगल पर जैसे सर्च करेंगे तो बहुत सारे रिसोर्सेज आपके पास आएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये भी आपको वेबसाइट दिखाई थी, हमारे पास एक ये भी वेबसाइट है CSS ट्रिक्स। तो यहाँ पर भी हमारे पास बहुत सारी डेकोरेशन है टेक्स्ट की, जैसे देखिए टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल सॉलिड, ये भी दिया हुआ है। इस तरह आप डॉक्यूमेंटेशन भी चेक करते रहा करें। डॉक्यूमेंटेशन में बहुत सी एडवांस चीज़ें भी होती हैं जो कि हमें बहुत कुछ सीखने के लिए देती हैं। तो आप ज़्यादातर फोकस डॉक्यूमेंटेशन पर भी दिया करें। तो यहाँ पर देखें अंडरलाइन, लाइन थ्रू, ओवरलाइन, ब्लैक, रेड, ग्रे, ऑब्जेक्ट, ये सब कुछ दे। टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल सोलियर, टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल डबल, ये डबल लाइंस भी हम लगा सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है ना टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल, आगे डबल लिखा हुआ है। इस तरह हम इसे डबल भी कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट को डबल, इसके नीचे जो लाइंस हैं वो डबल लगा सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने दिखाया हुआ है, डॉटेड कर सकते हैं, डैश लगा सकते हैं, वेव्स बना सकते हैं, और आगे देख टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, डॉटेड, रेडी, जो भी है सारे का सारा यहाँ पर दिया होता है। हम कहीं से भी कुछ भी उठाकर अपना जो है वो सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है टेक्स्ट डेकोरेशन स्किप इंक। तो इस तरह की बहुत सारी यहाँ पर और भी चेंजिंग होती हैं, एडवांस चीज़ें होती हैं। तो मैं आपको बार बार कहूँगी कि आप डॉक्यूमेंटेशन पर भी फोकस करें। जो वेबसाइट का मैं नेम बताती हूँ आप उसे सर्च करें, उसको देखें, और अपने CSS को और ज़्यादा मजबूत बनाएं। तो अब हम देख रहे थे फ़ॉन्ट फैमिली के बारे में। सबसे पहले तो हम गूगल पर आकर सर्च करते हैं फ़ॉन्ट फैमिली। तो ये देखें हमारे पास यहाँ पर आ चुकी है बहुत सारी फ़ॉन्ट फैमिली। ये देखें सेंटेक्स, ये फ़ॉन्ट फैमिली गिल्ड, सेंस, एक्स्ट्रावर्ट, क्या क्या नेम लिखे जो कि हमें समझ भी नहीं आ रहे। तो हम यहाँ से भी इसे, जो हमें फ़ॉन्ट अच्छा लगे, यहाँ से भी हम कॉपी करके अपने पेज पर पेस्ट कर सकते हैं, अपने पेज को उसके टेक्स्ट को वैसा फैमिली दे सकते हैं फ़ॉन्ट का। तो ये देखिए यहाँ पर पिक्चर्स में भी हम देख सकते हैं। ये देखिए जो यहाँ पर आपको फ़ॉन्ट अच्छा लगे उसका आप फ़ॉन्ट फैमिली देखें, और उसके बाद उसे अपने पेज पर पेस्ट करके आप उसे अप्लाई करवा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे दिए हुए हैं। तो अब हम आते हैं अपने पेज पर। तो यहाँ पर आकर मैं चाहती हूँ कि मेरा ये जो पैराग्राफ लिखा है इसका फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ पर देखिए काफ़ी सारी फ़ॉन्ट फैमिलीज दी हुई हैं, लेकिन हम इसे करना चाहते हैं टाइम न्यू रोमन, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट गूगल का है।
Ctrl+S दबाकर सेव करते हैं। आप जिस ब्राउज़र पर होंगे उसका कोई और ही होगा। तो गूगल का जो बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट है वो है टाइम न्यू रोमन। मैंने इसे रिफ्रेश किया तो ये पहले बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा था। तो हम इसे कोई और फ़ॉन्ट फैमिली दे देते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पर इसे देती हूँ कर्सिव, CURSIVE। मैंने इसे कर्सिव स्टाइल दिया। Ctrl+S दबाकर सेव करूँगी और अब यहाँ पर आकर मैं रिफ्रेश करती हूँ तो ये देखिए ये कर्सिव हो चुका है, यानी इसका स्टाइल चेंज हो चुका है। ये कोई और ही हमारे पास फ़ॉन्ट है। तो ये देखिए वो कर्सिव हो चुका। अब हमारे पास एक और है फैंटेसी। तो मैं फैंटेसी को लिखकर देखती हूँ, फैंटेसी। Ctrl+S दबाकर सेव करती हूँ, पेज पर आकर रिफ्रेश करती हूँ तो ये देखिए वो फैंटेसी बन चुका है। कैसे वो अजीब सा, यानी उसका जो भी वो फ़ॉन्ट स्टाइल था वो बन चुका है यहाँ पर। इस तरह आप अपने टेक्स्ट को जो फ़ॉन्ट स्टाइल, जो फ़ॉन्ट डेकोरेशन, जो टेक्स्ट डेकोरेशन, अलाइनमेंट और फ़ॉन्ट वेट देना चाहते हैं वो आसानी के साथ CSS में दे सकते हैं। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है? हमारे पास ये जो फ़ॉन्ट फैमिली के बारे में मैं आपको बता रही थी, तो हमारे पास तो 5 जेनरिक फ़ॉन्ट फैमिलीज़ होती हैं जो कि कॉमन यूज़ की जाती हैं। एक होती है सेरिफ, एक होती है सेंस सेरिफ, एक कर्सिव, फैंटेसी और मोनोस्पेस। तो जो सेरिफ होती है इसमें हम टाइम न्यू जोन के बारे में बात करते हैं, सेंस सेरिफ में हम एरियल की बात करते हैं और कर्सिव में जो हमारे पास होती है ये कुछ और ही शेप्स आ जाती हैं। जैसे कि आपको मैंने दिखाया था कर्सिव करके, वो और ही कुछ शेप का बन गया था। और ये आपको मैंने फैंटेसी का भी बताया। इसके बाद हमारे पास सेकंड है एरियल। तो एरियल को भी यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि एरियल कैसा फ़ॉन्ट है। ये देखिए यहाँ पर आ चुका है एरियल। Ctrl+S दबाकर मैंने सेव किया और यहाँ पर आकर रिफ्रेश करती हूँ तो ये देखिए अब ये एरियल टाइप हो चुका है, यानी ये एरियल फ़ॉन्ट में चेंज हो चुका है। इस तरह हमारे पास बहुत सारी फ़ॉन्ट फैमिलीज़ हैं। आप गूगल पर सर्च करके वहाँ से भी अपने पसंदीदा फ़ॉन्ट को यहाँ पर अप्लाई करवा सकते हैं। तो अब बात यह है कि यहाँ पर हमने तो एरियल सेलेक्ट किया था, लेकिन इसके आगे भी 2 और फ़ॉन्ट फैमिलीज़ दिए हुए हैं। ये क्यों दिए गए हैं? ये इसलिए दिए गए हैं कि अगर हमारे पास कोई ऐसा ब्राउज़र है, जैसा कि मैंने एक वेबसाइट बनाई, उस पर तो एरियल फ़ॉन्ट अप्लाई हो गया, लेकिन अगर मेरी वेबसाइट को कोई और ओपन करा है किसी और ब्राउज़र पर, तो वहाँ पर एरियल फ़ॉन्ट नहीं अप्लाई हो रहा, एरियल फ़ॉन्ट उसमें है ही नहीं। तो वो एरियल फ़ॉन्ट को छोड़ देगा और वो जो नेक्स्ट फ़ॉन्ट लिखा होगा उसको प्रायोरिटी देगा और उसको अप्लाई करवाएगा। अगर तो अप्लाई हो गया तो ठीक वही फ़ॉन्ट हमें नज़र आएगा, अगर वो भी अप्लाई नहीं हो रहा तो वो थर्ड वन को अप्लाई करवाएगा। इसलिए ये इसके साथ यूज़ किए जाते हैं। तो अब हम हमें इसकी समझ आ गई। तो हमारे पास अब जो नेक्स्ट टारगेट है वो है यूनिट्स का, कि CSS में यूनिट्स क्या होते हैं। CSS में यूनिट्स 2 तरीके के होते हैं। एक पहला यूनिट्स कहने का मतलब है कि यूनिट का रिलेशन होता है साइज़ के साथ कि कोई चीज़ कितनी छोटी और बड़ी होनी चाहिए, इसके लिए हम पिक्सल को इस्तेमाल करते हैं। तो CSS के अंदर हमारे पास 2 टाइप्स के यूनिट्स होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट और दूसरा होता है रिलेटिव। अब रिलेटिव यूनिट जो है वो तो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम एब्सोल्यूट यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि एब्सोल्यूट में होता है सेंटीमीटर, इंचेस, मिलीमीटर्स, बट जो मोस्टली यूज़ किया जाता है CSS के अंदर वो है पिक्सल। तो अब हम देखेंगे पिक्सल के बारे में। ये जो हमारे पास पिक्सल है ये जैसा कि अब काफ़ी बार हम बात करते हैं टीवी पर, कई बार ऐसे होता है कि टीवी पर हमें कुछ जो हमारे पास जो भी मूवी चल रही होती है वो थोड़ी सही टाइप से नहीं नज़र आ रही होती, तो हम कह रहे होते हैं कि इसके पिक्सल्स फट गए हैं, ये इसकी स्क्रीन सही से नज़र नहीं आ रही। तो जो पिक्सल होता है, पिक्सल के अंदर हमारे पास जो 96 जो हमारे पास 1 इंच होता है उसके अंदर हमारे पास 254 सेंटीमीटर होते हैं और 1
हमारे पास 1 इंच के अंदर 96 पिक्सल होते हैं। अब खुद देखें कि जो हमारे पास 1 इंच है वो कितना छोटा होता है। तो अब 1 इंच के अंदर हमारे पास 96 पिक्सल हैं, तो खुद सोचिए कि पिक्सल कितना छोटा डॉट्स होगा, कितना छोटा यूनिट होगा। तो अब हम इसे थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। हम अपने स्टाइल डॉट CSS में आते हैं। यहाँ पर आकर हम अपने ये सारी की सारी स्टाइल को ख़त्म कर लेते हैं। Ctrl+S दबाकर सेव कर लेते हैं। इंडेक्स पेज में आकर यहाँ पर हम अपनी हेडिंग्स को 3 हेडिंग्स यहाँ पर ले लेते हैं, Ctrl+V करके, Ctrl+V करके। तो यहाँ पर मैं इसे हेडिंग 2 लिख देती हूँ। आप ID का यूज़ भी कर सकते हैं। ID के ज़रिए इन्हें यूनिक नेम दे सकते हैं और हेडिंग 1 ही रहने दे सकते हैं। Ctrl+S दबाकर मैंने सेव किया। हेडिंग 1 को हेडिंग यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 3 कर दूँ। ये मेरे पास 3 हेडिंग्स आ गई। Ctrl+S दबाकर मैंने सेव किया। यहाँ पर आकर मैंने रिफ्रेश किया, तो ये देखिए मेरे पास हेडिंग 3 आ चुकी है। अब मैं चाहती हूँ कि फ़ॉन्ट साइज़ कि मेरी ये जो हेडिंग 1 है, यहाँ पर आकर मैं लिखती हूँ कि हेडिंग 1 कि इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ हो जाए मेरे पास। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास फ़ॉन्ट साइज़। इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ हो जाए मेरे पास, वो हो जाए 10 पिक्सल, 10 पिक्सल, 10 पिक्सल का। Ctrl+S दबाकर सेव करूँगी। यहाँ पर आकर रिफ्रेश करूँगी, तो ये देखिए ये जो हेडिंग 1 थी, वो जो भी बोल्ड चीज़ होती है, बोल्ड वर्ड होता है, वो डिफ़ॉल्ट में 96 पिक्सल का होता है, नहीं 16 पिक्सल का होता है। तो मेरे पास ये जो हेडिंग थी ये 16 पिक्सल की थी, लेकिन यहाँ पर मैंने उसे उसका साइज़ जो है वो 10 पिक्सल कर दिया, तो वो काफ़ी छोटी हो गई। तो अब मैं नीचे यहाँ पर आकर लिखती हूँ कि मेरी जो हेडिंग 2 है उसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है, फ़ॉन्ट साइज़ वो मेरे पास हो जाए 16 नहीं 20 कर लेते हैं, 20 पिक्सल। Ctrl+S दबाकर सेव करूँगी। यहाँ पर आकर रिफ्रेश करूँगी, तो ये देखिए हमारी जो हेडिंग 2 है ये भी 20 पिक्सल की हो चुकी है। तो हेडिंग 3 के अंदर आकर मैं कहूँगी कि मेरे इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो मेरा हो जाए 50 पिक्सल। Ctrl+S दबाकर सेव करूँगी और यहाँ पर आकर मैं रिफ्रेश करूँगी, तो ये देखिए हेडिंग 3 काफ़ी बड़ी हो चुकी है क्योंकि मैंने इसका साइज़ बहुत ही बड़ा कर दिया। इस तरह हम अपने टेक्स्ट का, अपने फ़ॉन्ट का स्टाइल, डेकोरेशन, उसकी अलाइनमेंट और उसका वेट और उसका साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो CSS के अंदर ये हमारे पास बहुत ही मोस्ट कॉमन चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम अपने लिखे गए कंटेंट को बहुत ही अमेजिंग सा बना सकते हैं। तो अब बात आती है हमारे पास एक और प्रॉपर्टी की, जो है लाइन हाइट। अब यहाँ पर लाइन हाइट का क्या किरदार है, तो यहाँ पर आकर अपनी सारी स्टाइलिंग को ख़त्म कर देंगे। इंडेक्स में आकर हम हेडिंग्स को भी ख़त्म कर देंगे। Ctrl+S दबाकर सेव किया और अब हमारे पास ओनली एक पैराग्राफ रह चुका है। यहाँ पर आकर रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखें अब ओनली हमारे पास ये पैराग्राफ रह चुका है। तो अब ये देखिए ये मेरे पास पैराग्राफ लिखा है, तो इसके अंदर ये जो लाइन स्पेस है, यानी एक लाइन और दूसरी लाइन जो स्टार्ट हो रही है, उनके दरमियान में जो मेरे पास डिफरेंस है, जो फासला है, वो बहुत ही कम है। मैं चाहती हूँ कि फासला बढ़ जाए, ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए। तो इसके लिए हम लाइन हाइट का यूज़ करते हैं, यानी लाइन हाइट की एक लाइन का दूसरी लाइन के दरमियान में हाइट कितनी है। तो इसको भी प्रैक्टिस करके देखते हैं। यहाँ पर आते हैं और लिखते हैं कि हमारे पैराग्राफ टैग में जो लाइन हाइट हो जाए, लाइन ये आ गया हाइट, लाइन हाइट हो जाए वो हो हमारे पास 2 पिक्सल।
कंट्रोल प्लस एस दबाकर सेव किया। यहाँ पर आकर मैं रिफ्रेश करूँगी तो ये देखें, मैंने उनके दरमियान में जो हाइट थी लाइन की, बाय डिफ़ॉल्ट तो थी, उन्होंने खुद सेलेक्ट की हुई थी, तो वो उसके हिसाब से टेस्ट आता था। लेकिन जब मैंने खुद उसको अलाइन कर दिया, उसको अब कह दिया, ऑर्डर दे दिया कि मेरी लाइन हाइट 2 पिक्सल हो, तो ये देखें वो जो लाइनें थी वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई। काफ़ी क्यूज सा काम हो चुका है और कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या लिखा हुआ है, यानी इसकी लाइन हाइट बहुत कम कर दी थी हमने। तो अब मैं क्या करती हूँ, 2 की जगह मैं लिखती हूँ कि मेरी जो लाइन हाइट है, एक लाइन दूसरी लाइन से जो डिफरेंस है वो 20 पिक्सल हो जाए। कंट्रोल प्लस एस दबाकर सेव करूँगी और अपने पेज पर आकर रिफ्रेश करूँगी तो ये देखें, सिंपल जैसे पहले लिखा हुआ था वैसे ही आ गया। तो हम और ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पर 20 की जगह 70 कर देती हूँ। कंट्रोल प्लस एस दबाकर सेव करती हूँ और अपने पेज पर आकर रिफ्रेश करती हूँ तो ये देखें, मेरी एक लाइन का दूसरी लाइन के दरमियान में कितना डिफरेंस हो चुका है। इस तरह आप अपनी लाइन के दरमियान में जितना डिफरेंस करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, ज़्यादा करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं मज़े के साथ। 1 पिक्सल, 2 पिक्सल, 3 पिक्सल, 4 पिक्सल, 40 पिक्सल, इस तरह करके आप अपनी लाइन का जो डिफरेंस आपको पसंद हो वो कर सकते हैं मज़े के साथ। तो अब तक हमने अपने काफ़ी सारी टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ लिया है, बहुत सारी। जैसा कि हमने सबसे पहले पढ़ा टेक्स्ट अलाइनमेंट के टेक्स्ट को की डायरेक्शन कैसे सिलेक्ट करनी है, फिर हमने पढ़ा टेक्स्ट डेकोरेशन के टेक्स्ट को हमने कैसे डेकोरेट करना है, फिर स्टाइल के बारे में पढ़ा, फ़ॉन्ट फैमिली के बारे में पढ़ा, फ़ॉन्ट वेट के बारे में पढ़ा, फ़ॉन्ट साइज़ के बारे में पढ़ा, फिर हमने टेक्स्ट ये जो लाइन हाइट के बारे में पढ़ा। अब हमारे पास जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म का क्या मतलब है, जैसा कि टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में हम इसके केस को चेंज करने वाले करते हैं, तो सारे का सारा टेक्स्ट जो होता है हमारा वो चेंज हो जाता है। जैसा कि मैं यहाँ पर आकर अपने विजुअल स्टूडियो पर ये जो पी के अंदर मैंने लाइन हाइट किया है ये ख़त्म कर देती हूँ। कंट्रोल प्लस एस दबाकर सेव करूँगी। अपने पैराग्राफ को बाय डिफ़ॉल्ट जैसे पहले था वैसे ही लेके सिंपली नॉर्मल कर दिया सब कुछ मैंने। तो अब हम टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की बात करते हैं। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है कि हमारा जितना भी टेक्स्ट लिखा गया है उसके ऊपर हम उसके ऊपर किस केस को अप्लाई करवाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। ये मेरे पास 3rd नंबर पर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म आया। मैं चाहती हूँ कि जो मेरा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म हमारे पास 3 टाइप का होता है, कैपिटलाइज, लोअर केस, अपर केस और नन। नन का मतलब होता है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट कंट्रोल प्लस एस दबाकर सेव के अब रिफ्रेश करके देखते हैं कि जैसे ये बाय डिफ़ॉल्ट जैसे पहले है वैसे का वैसा ही रहे, यानी इसके ऊपर ना ही ये कैपिटल हो, ना ही ये लोअर केस हो और ना ही ये अपर केस हो, बल्कि ये सिंपल जैसा पहले लिखा है वैसे का वैसा ही हो जाए। तो अब हम यहाँ पर अपने अपर केस को लिखते हैं, अपर केस। कंट्रोल प्लस एस दबाकर सेव किया, अपने पेज पर आकर रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें, यानी हम अपर केस का मतलब है कि जितने भी लेटर्स हैं टेक्स्ट के अंदर सारे के सारे अपर हो जाए, मतलब अपर केस यानी बड़े हो जाए, कैपिटल हो जाए। तो ये देखिए सारे का सारा कंटेंट हमारा कैपिटल हो चुका है, अपर केस हो चुका है। अब इसके ऊपर हम लोअर केस कर देते हैं, लोअर केस। कंट्रोल प्लस एस दबाकर सेव करते हैं, अपने पेज पर आकर रिफ्रेश करते हैं। ये देखें पहले तो जो हमने खुद लिखा था उसमें ये था कि लाइन के स्टार्ट में कोई वर्ड कैपिटल था, उसके बाद में सारे स्मॉल थे। लेकिन जब हमने लोअर केस कर दिया तो सारे के सारे जितने भी हमारे यहाँ पर वर्ड हैं वो सारे के सारे लोअर केस में, यानी वो छोटे अल्फ़ाबेट्स में लिखे गए हैं, बड़े में नहीं। और जब हमने अपर केस किया तो सारे के सारे बड़े हो गए थे। तो अब अगर हम चाहते हैं कि हमारे हर वर्ड का पहला जो कैरेक्टर है, जो वर्ड है वो हमारा कैपिटल हो जाए, तो इसके लिए हम यहाँ पर कैपिटलाइज लिखते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ कैपिटलाइज। कंट्रोल प्लस एस दबाकर सेव किया, गूगल पर आकर मैं रिफ्रेश किया तो ये देखिए अब हमारे हर वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल है। इस तरह आप अपने टेक्स्ट को अलाइनमेंट, डेकोरेशन, स्टाइल, फ़ॉन्ट वेट, फ़ॉन्ट साइज़, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म,
लाइन हाइट सब CSS के अंदर अच्छे से कर सकते हैं। तो अब हमने अपना सीख लिया है बेसिक CSS। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे अपना CSS के अंदर बॉक्स मॉडल के बारे में पढ़ेंगे कि बॉक्स मॉडल क्या है। तो मैं आपको इस लेक्चर के अंदर ही थोड़ा सा कंसेप्ट दे देती हूँ बॉक्स मॉडल का, जो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आकर अपने यहाँ पर राइट क्लिक करना है, यहाँ पर आकर यहाँ पर लिखा होगा इंस्पेक्ट। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इंस्पेक्ट पर, तो ये देखिए यहाँ पर हमारे पास इसका जितना भी कोड है वो लिखा हुआ आ चुका है। ये देखिए मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करूँगी तो मेरे पास ये पैराग्राफ है। मैंने जैसे इस पर क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पर आ चुका है कि इसका डिस्प्ले ब्लॉक है, इसके बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन वो सारी आ चुकी है। और नीचे ये हमारे पास एक बॉक्स आ चुका है, इसे कहते हैं बॉक्स मॉडल। तो अब हमने नेक्स्ट लेक्चर में इस बॉक्स मॉडल के बारे में पढ़ना है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने इस इंस्पेक्ट को काफ़ी बार यूज़ करेंगे और हमारा सारे का सारा काम इस पैनल पर ही होगा। इसके ऊपर ही आकर हम अपने बॉक्स मॉडल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे। तो उम्मीद है आपको मेरे इस पूरे लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको मेरे लेक्चर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए जो कि इन लेक्चर्स के मुस्तहिक हैं। तो आप सबसे इजाज़त चाहूँगी और शुक्रिया मुझे आप सबका मुझे सपोर्ट करने के लिए।